जैसे ही पीछे मुड़ा उसने देखा कि बिल्ली के रोने की आवाज कहीं और से नहीं बल्कि वामाक्षी के पास से ही आ रही थी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि खुद वामाक्षी की थी। प्रियांक का शक यकीन में बदलता जा रहा था। बिल्ली और वामाक्षी का कुछ तो रिश्ता है। अपने हिसाब से वो जितना गणित लगा सकता था उसने लगा लिया। फिर ऐसी घटनाओं में गणित का क्या उपयोग? वामाक्षी को वो जब से जानता था तब से ऐसी कोई भयानक बात उसे समझ नहीं आई थी जैसी वो आज देख रहा था। ये दृश्य देखकर वो जमीन पर गिर पड़ा। ये देख वामाक्षी ने उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर प्रियांक वामाक्षी को छूना तो दूर देखना तक नहीं चाहता था। उसने खुद को खुद ही सहारा दिया और उठ खड़ा हुआ। प्रियांक के मन में बस यही था कि इसे इसके घर वालों के हवाले करके वो वहां से गायब हो जाएगा। तीनों अब अरकाला की सीमा के भीतर पहुंच चुके थे। सीमा के भीतर पहुंचते ही लोगों ने उन दोनों को पहचानना शुरू कर दिया और आपस में कानाफूसी करने लगे। रात के वक्त भी रास्ते से गुजरते हुए लगभग शहर के हर व्यक्ति ने उन्हें देखा ही था और अजीब सा भाव प्रकट किया। ये देखकर वामाक्षी और प्रियांक दोनों ने एक दूसरे को देखा। सफेद बिल्ली भी एक टक लोगों को घूर रही थी। कुछ लोग तो उस जंगली बिल्ली को देखकर डर रहे थे। बच्चे तो उस बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ले रहे थे। उस कानाफूसी को ध्यान से सुनने पर यह मालूम होता है कि वो लोग वामाक्षी और प्रियांक इन दोनों के गायब होने को लेकर अजीब अजीब बातें कर रहे थे। एक रास्ते पर वामाक्षी ने देखा कि एक आदमी शराब पीकर अपनी बीवी को बुरी तरह मार रहा था और वो औरत मदद के लिए चिल्ला रही थी, पर किसी ने उसकी तरफ गौर नहीं किया। वामाक्षी ने जब ये सब देखा, उसने आओ देखा न ताओ पास में ही पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस आदमी के सर पर दे मारा। वो पत्थर इतना भारी था कि होश में कोई आदमी अकेला उसे उठा नहीं सकता था। वो आदमी खून से लथपथ हो गया। गनीमत बस ये थी कि वो मरा नहीं था। वहां कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। प्रियांक कुछ कहता इससे पहले ही ये सब कुछ घट चुका था। जब वामाक्षी ने वहां भीड़ देखी तो उसकी आंखें लाल हो गई, जैसे आंखों में खून उतर आया हो। वो गुस्से से बौखलाकर चिल्लाने लगी। अभी जब वो औरत मदद के लिए चिल्ला रही थी तब तुम में से कोई इसके पास नहीं आया, और जब मैंने उसके आदमी का सर पत्थर से कुचल दिया तो तुम सब आ गए तमाशा देखने। तमाशा देखने में बड़ा मजा आता है ना तुम लोगों को? आओ तुम्हारा भी सर कुचल के रख दूं। दोबारा किसी ने इस तरह की हरकत की तो जिंदा काट के रख दूंगी। वामाक्षी का चेहरा इतना भयावह लग रहा था कि प्रियांक ने उसके पास जाने की कोशिश भी नहीं की और गांव वालों की तो हिम्मत ही नहीं हुई थी उसके नजदीक जाने की। पर वो सफेद बिल्ली दौड़कर वामाक्षी की गोद में चढ़ गई। बिल्ली के गोद में जाते ही वामाक्षी की आंखों की पुतलियां सामान्य हो गई। आसपास के लोग हैरानी और डर से वामाक्षी और बिल्ली को देखने लगे। पहले सिर्फ प्रियांक उन दोनों का सच जानना चाहता था, पर अब ये गांव वाले भी। बिल्ली के आते ही वामाक्षी एकदम शांत हो गई, जैसे उसे पता ही ना हो कि अभी क्या हुआ था, और बिल्ली उसे ऐसे सहला रही थी जैसे वामाक्षी ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। इस तरह से सब चल ही रहा था कि वामाक्षी की दादी दुर्गेश्वरी देवी तक ये खबर पहुंच गई कि वामाक्षी वापस लौट आई है, और वो भी राज्य के सुरक्षा अधिकारी के पोते प्रियांक के साथ। ये सुनकर तो जैसे उसकी दादी आग में जलने लगी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, वामाक्षी को जल्द से जल्द घर लेकर आया जाए और उस लड़के को भी साथ लेकर आना। प्रियांक अपने घोड़े के साथ और वामाक्षी अपनी बिल्ली के साथ उस गांव से निकले ही थे कि अरकाला से कुछ लोग वामाक्षी को लेने आ गए और उन्होंने प्रियांक को भी अपने साथ ले लिया। प्रियांक वामाक्षी की दादी की रग रग से वाकिफ था। वो जानता था कि अगर वो दादी के चंगुल में फंस गया तो दादी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसने वहां से भागने के बारे में सोचा। उसने धीरे से इधर उधर नजर दौड़ाई और रास्ता साफ पाकर अपना घोड़ा उसने इतनी जोर से दौड़ाया कि आसानी से किसी के पकड़ में ना आ सके। घुड़सवारी में प्रियांक का कोई सानी नहीं था, और खासकर उसकी गति का। उसे भागते हुए वामाक्षी ने देखा। एक पल को उसे लगा जैसे उसका सुरक्षा कवच कोई उससे छीन रहा हो। वो अभी तक प्रियांक के साथ एक तरह से सुरक्षित थी, पर अब उसे अकेलापन महसूस होने लगा था। वो उदास हो गई थी और उसी तरफ देखे जा रही थी जिस ओर प्रियांक गया था।
वो प्रियांक के बारे में सोच ही रही थी कि उसे दूर से ही उसकी दादी आती हुई दिखाई दी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में इतनी गुस्से की आग थी कि वो अपने गुस्से से ही शायद किसी न किसी को जलाकर भस्म कर दे। वामाक्षी रथ से नीचे उतरी। उसकी आंखों में एक अलग तरह का आत्मविश्वास था, जैसे अब वो किसी से भी डरने वाली नहीं थी, चाहे वो कोई भी हो। जैसे ही वो नीचे उतरी, उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लग चुका था। थप्पड़ मारते ही वो सफेद बिल्ली दादी के ऊपर झपटी। दादी ने जोर से चिल्लाकर कहा, इस बिल्ली को बाहर फेंको यहाँ से। उस बिल्ली को पकड़ने के लिए दसों लोग लग गए, पर कोई उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाया। पर जैसे ही वामाक्षी ने उसे अपने पास बुलाया, वो उछलकर उसकी गोद में चढ़ गई। ये देख सब हैरान रह गए। पर अभी बिल्ली से बड़ा मुद्दा ये था कि पिछले 2 दिनों से वामाक्षी कहाँ थी और वो प्रियांक के साथ कैसे और क्यों वापस लौटी। आधे से ज्यादा शहर में तो यही खबर थी कि ये दोनों, वामाक्षी और प्रियांक, एक साथ कहीं भाग गए हैं। वामाक्षी अरकाला के व्यापार अध्यक्ष की पोती थी, तो उसके बारे में अफवाहें उड़ना लाजमी था। पर इस तरह की फिजूल अफवाहें सुनकर एक बार को तो वामाक्षी को गुस्सा ही आ गया। पर इस तरह दोनों के ही एक दिन में गायब होने से दोनों परिवारों में बहुत कहासुनी हो गई थी। बातचीत यहाँ तक बढ़ गई थी कि दुर्गेश्वरी देवी ने प्रियांक और वामाक्षी को जिंदा जलाने तक की बात कह दी थी। दोनों परिवार अलग अलग तरह से एक दूसरे पर लांछन लगाते रहे। ये सब वामाक्षी को लौटने के बाद मालूम हुआ। वापस लौटकर उसे याद आया कि वो खास अपनी शादी के दिन ही गायब हुई थी। उसकी शादी उसके बचपन के प्यार हारून के साथ तय हुई थी और हारून के 18वें जन्मदिन पर इनकी शादी होनी थी। पर इन शादी के दिन वो गायब हो गई थी। धीरे धीरे करके उसे सब याद आने लगा कि शादी तय होने के बाद एक रोज उसे एक सफेद बिल्ली मिली। वामाक्षी ने उसे दूध पिलाया था और अपने कमरे में ही रख लिया था। उसके बाद उस बिल्ली ने वामाक्षी के कमरे को ही अपना घर बना लिया था। जहाँ जहाँ वामाक्षी जाती, वो नीली आंखों वाली बिल्ली उसके साथ जाती। वामाक्षी को जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि ये बिल्ली इतना क्यों पीछा कर रही है उसका। खास शादी वाले दिन वामाक्षी बहुत खुश थी, क्योंकि उसके बचपन के प्यार से उसकी शादी हो रही थी। उसने शादी का जोड़ा पहना, फिर जैसे ही गहने पहनने के लिए उठी, वो सफेद बिल्ली वामाक्षी के ऊपर कूद गई, जिससे वामाक्षी नीचे गिर पड़ी और वो बिल्ली उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी थी। और उसके बाद वामाक्षी बेहोश हो गई थी। उसके बाद उसकी आंखें उस सुनसान मैदान में खुली थी। वो ये सब याद कर ही रही थी कि उसके कमरे में उसकी दादी आ गई। वामाक्षी के साथ वो नीली आंखों वाली बिल्ली भी थी। अगर वामाक्षी पहले वाली वामाक्षी होती तो अब तक डर के मारे सहम गई होती, पर अब वो बदल चुकी थी। वो दादी की आंखों से आंखें मिलाकर खड़ी थी। वामाक्षी की आंखों का ये विश्वास दादी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, क्योंकि वामाक्षी एक शांत और अक्सर डरी सी रहने वाली लड़की थी। और दादी से तो वो इतना डरती थी कि अगर दादी की आवाज भी सुन ले तो कांप उठती थी। दादी सोच रही थी कि ये अचानक इसमें मुझसे आंखें मिलाने की शक्ति कैसे आ गई। ऐसा क्या हो गया इन 2 दिनों में इसके साथ। दादी ये सब सोच ही रही थी कि वामाक्षी ने उनसे पूछ लिया, आपको मुझसे बात करनी है? वामाक्षी की आवाज सुनते ही दादी को जैसे काटो तो खून नहीं, क्योंकि ये आवाज वामाक्षी की नहीं थी। दादी उसे बचपन से जानती थी। ये वामाक्षी हो ही नहीं सकती। ये सिर्फ वामाक्षी का शरीर है, पर वामाक्षी के अंदर से कौन बोल रहा था? ये सवाल दादी के दिमाग में घूमने लगा। पर दादी भी कमजोर नहीं थी। उन्होंने अपने सवालों की झड़ी लगा दी वामाक्षी के सामने। कहाँ थी तुम पिछले 2 दिनों से? कैसे गायब हुई? और तुम किसके साथ गई थी? प्रियांक तुम्हारे साथ क्यों था? उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? तुम अभी भी पवित्र हो ना? दादी के ये सवाल वामाक्षी को तीर की तरह चुभ रहे थे और उसकी आंखें वापस वैसी ही लाल हो गई जैसे पहले हुई थी। पर उसने अपना सर झुका रखा था। वो दादी से कुछ भी, किसी भी तरह की बात नहीं करना चाहती थी। पर दादी बार बार उसे पूछ पूछ कर परेशान कर रही थी। बोल, तू पवित्र है या नहीं? बोल। प्रियांक ने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं? बोल नहीं तो। ये कहकर दादी ने उसके बालों की चोटी पकड़कर उसका सिर ऊपर की ओर किया और वामाक्षी की आंखें देखकर दादी के होश उड़ गए।
उसकी आंखों में खून सा जम गया था। वामाक्षी ने अपने हाथ से दादी को ऐसा झटका कि दादी दूर जाकर गिरी और फिर वामाक्षी जोर से अजीब सी आवाज में चीखी, फिर से मुझसे ऐसे सवाल मत करना, नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दादी समझ चुकी थी कि वामाक्षी के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। ये वो कमजोर वामाक्षी नहीं है जो किसी का कुछ भी सुन लेगी। दादी बिना कुछ कहे वामाक्षी के कमरे से बाहर आ गई, पर फिर भी वो कुछ देर उसके कमरे के बाहर खड़ी रही। उन्होंने गौर किया कि अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं, जैसे वामाक्षी और एक और लड़की आपस में बातें कर रहे हैं, पर वो क्या बातें कर रहे थे ये समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कमरे में झांक कर देखा तो बिल्ली और वामाक्षी आपस में बातें कर रहे थे। ये देखकर दादी का सर चकरा गया। कैसे हो सकता है कि एक बिल्ली और एक इंसान आपस में बातें करें? उन्होंने मन ही मन में ठान लिया, कुछ भी हो जाए मैं अपने परिवार की इज्जत बचा कर ही रहूंगी और वामाक्षी की पवित्रता का पता लगा कर रहूंगी, चाहे ये किसी भी तरह का कोई भी नाटक कर ले। वामाक्षी के कमरे से लौटने के बाद उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि बिल्ली का वामाक्षी से क्या लेना देना है और हमेशा बिल्ली वामाक्षी के पास क्यों रहती है। दुर्गेश्वरी देवी को ये याद है कि बचपन से आज तक हमेशा वामाक्षी के पास कोई ना कोई बिल्ली रही है, पर कभी उसने किसी भी बिल्ली को बात करते हुए नहीं सुना था और उस बिल्ली के साथ रहने पर ही वामाक्षी में इतनी शक्तियां आती हैं। दादी समझ चुकी थी कि हो ना हो बिल्ली ही कुछ मायावी या फिर बिल्ली में किसी तरह की आत्मा थी, पर वो इस बात को पूरी तरह से माने कैसे? इसके लिए उसे किसी न किसी तरह पता लगाना ही होगा कि आखिर इन दोनों का आपस में संबंध क्या है। ये सोचकर उन्होंने अपने 2 विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया और उन्हें समझा बुझाकर वामाक्षी के कमरे में भेज दिया। वामाक्षी से पहले उस नीली आंखों वाली बिल्ली ने ये खतरा भांप लिया था। उसने तुरंत अंदर आकर वामाक्षी को आगाह कर दिया। वामाक्षी अपनी सबसे प्यारी पेंटिंग के सामने एक कुर्सी लगाकर बैठ गई, जैसे अब वो किसी से नहीं डरेगी। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा और उसका मकसद था, जो सिर्फ वो और नीली आंखों वाली बिल्ली जानती थी। जैसे ही वो दोनों सेवक कमरे में आए, उन्होंने उस बिल्ली को छुआ। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी, कमरे की हर चीज उड़ने लगी और वामाक्षी की नजरों के इशारे पाकर कमरे की हर चीज उन दोनों को चोट पहुंचाने लगी। वो दोनों सेवक बस अपनी जान बचाकर भागना चाहते थे, पर ये उनके हाथ में नहीं था। वामाक्षी अपने रौद्र रूप में चिल्लाने लगी, दोबारा इस बिल्ली को छूने की कोशिश करेगा? बोल, छुएगा इसे? जिसने भी तुझे भेजा है उसे जाकर बता दे कि उसका कोई हथकंडा काम नहीं आने वाला है। अपनी जिंदगी चाहते हो तो जल्द से जल्द इस कमरे से लौट जाओ, वरना जलाकर राख कर दूंगी। वामाक्षी की ये डरावनी आवाज सुनकर वो दोनों वहां से भाग खड़े हुए और वामाक्षी ने उस बिल्ली को अपनी बाहों में भरकर पुचकारना शुरू कर दिया। इधर दुर्गेश्वरी देवी के चंगुल से भागने के बाद प्रियांक पहाड़ को पार कर चुका था और अब वो एक जगह बैठकर जरा देर सुस्ताने लगा। उसे ना चाहते हुए भी वामाक्षी की याद आने लगी। रह रहकर उसके सुंदर हाथ, उसके उड़ते हुए बाल, उसकी खूबसूरत भोली शक्ल। एक पल को उसे पछतावा हुआ कि उसने क्यों उसे अकेला छोड़ दिया। फिर उसे याद आया वो गांव वाला दृश्य जहां उसने एक आदमी का सर फोड़ दिया था। ये याद करके उसने आंखें बंद कर ली। उसे मन ही मन में सोच लिया, अब चाहे जो हो जाए मुझे ये पता करना ही है कि वामाक्षी के साथ क्या हुआ है और वो कौन है। मैं उसे इतने लंबे समय से जानता हूँ, उसने इस तरह का व्यवहार कभी नहीं किया। मुझे वापस अरकाला जाना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में हो। ये सोचकर प्रियांक वापस मुंह पर काला कपड़ा बांधकर घोड़े पर सवार हो अरकाला फैल गई थी कि वामाक्षी पागल हो गई है। पहले तो वो प्रियांक के साथ भाग गई थी और वहां से लौटने के बाद वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। कुछ घरों में तो ये भी खबर फैल गई थी कि वामाक्षी बिल्लियों से बात कर लेती है। पूरा शहर ये रहस्य जानने के लिए बेताब हो गया था कि आखिर क्या हुआ है वामाक्षी के साथ। वामाक्षी अपने घर की सबसे आज्ञाकारी लड़की थी और अब उसका इस तरह का व्यवहार, और वो आजकल पूरे समय उस बिल्ली के साथ अपने कमरे में पड़ी रहती है। पर जैसे ही उसे कहीं किसी औरत पर अत्याचार की खबर मिलती है, उसका खून खौल उठता है।
वामाक्षी और वो बिल्ली जोर जोर से चीखने लगती है और उसका चीखना उनके पूरे इलाके को डरा कर रख देता। आखिर क्या चाहती है वामाक्षी और वो नीली आंखों वाली बिल्ली? क्या है इसका रहस्य? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए द कैट गर्ल ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अब वामाक्षी के बारे में पूरा अरकाला जानना चाहता था। सब अपने मन में सवाल लिए घूम रहे थे कि आखिर राज्य के व्यापार अधिकारी के यहाँ चल क्या रहा है। रोज नई नई अफवाहें, रोज नई नई मनगढ़ंत कहानियां। सबके पास अब बात करने के लिए एक अलग तरह का कोई मुद्दा आया था, और खासकर एक ऐसी लड़की जो बेहद खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा इज्जतदार घराने से थी। किसी के यहाँ कोई कहता, अरे उनकी पोती प्रियांक के साथ मुंह काला करके आई है, और अब परिवार वाले उसे छिपाने के लिए पागल कह रहे हैं। दूसरे कहते, अरे बड़े बड़े पैसे वालों के घरों में ये सब होता ही रहता है। कोई कहता, मुझे तो लगता है सच में किसी आत्मा ने मक्खिया कर लिया है। वेरी दुर्गेश्वरी होना ही चाहिए। मानो पूरे अरकाला में सबको जैसे मौका मिल गया था एक बड़े और नामी परिवार के बारे में बात करने के लिए। पूरे राज्य में फैलती इन अफवाहों से वामाक्षी की दादी बहुत ज्यादा परेशान थी। उन्हें लग रहा था जैसे उनके परिवार को सरेआम जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है, जैसे ये सब बातें और अफवाहें किसी की साजिश हो। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस सब से छुटकारा कैसे पाया जाए और वामाक्षी का सच कैसे जाने। इधर प्रियांक काली घाटी से अरकाला की तरफ निकल रहा था। पूरे रास्ते में बड़ा जंगल था, बड़े तने वाले घने पेड़। रास्ते में अजीब जानवरों की आवाज भी आ रही थी, और उसी रास्ते में रह रहकर उस नीली आंखों वाली बिल्ली की आवाज आती, पर वो बहुत हिम्मत करके आगे बढ़ता जा रहा था। प्रियांक वैसे तो बहुत ही दिलेर था, पर घर में सबसे छोटा होने के कारण उसका हमेशा ध्यान रखा जाता था। उसे कभी भी अकेले नहीं छोड़ा जाता था। उसकी माँ उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उसकी माँ के लिए प्रियांक मयंक से भी ज्यादा जरूरी और प्यारा था। हालांकि प्रियांक को माँ का साथ और आंचल भूलने में अभी बहुत समय लगेगा। उसे कभी कभी अपनी माँ की बहुत याद आती थी, पर याद का क्या ही कर सकते हैं। पर वामाक्षी के उसके जिंदगी में आने से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका था। वो वामाक्षी से एक बार मिलना चाह रहा था। उसे वामाक्षी को अपने मन की हर बात बतानी थी। जब वामाक्षी उसे मिली थी, वो एक लाश जैसी थी। प्रियांक उसे मरा हुआ समझकर दफनाने जा रहा था, पर ये क्या हो गया? वामाक्षी के साथ गुजारे हुए एक एक लम्हे उसे उसके सामने से गुजरते हुए दिख रहे थे। प्रियांक वामाक्षी को जब याद कर रहा था, तब उसे वो जंगली बिल्ली भी दिख रही थी। प्रियांक एक तरफ बहुत डरा हुआ भी था बिल्ली और वामाक्षी से, और दूसरी तरफ उसे वामाक्षी का सच भी जानना था कि आखिरकार उस बिल्ली ने क्या जादू किया है। हर जगह प्रियांक को बिल्ली की ही गलती लग रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे बिल्ली ने कोई जादू टोना किया हुआ है, जिससे वामाक्षी बाहर नहीं आ पा रही है। प्रियांक ये सब सोच रहा था, और जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, वैसे वैसे आवाजें बढ़ती जा रही थी। ये आवाज सुनकर एक बार प्रियांक जोर से चीखा, वामाक्षी! वामाक्षी का नाम आसपास गूंजते ही बिल्लियों का रोना बंद हो गया। प्रियांक ने तो वैसे भी अब वामाक्षी के पास किसी भी कीमत पर लौटने की कसम खा ही ली थी, तो इस घटना ने उसे जरा भी नहीं डराया। वो सामने रास्ता देखता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। प्रियांक वापस अरकाला जाना चाह रहा था, जिससे वो सबसे बात कर सके और सबको बता सके कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है। वो ऐसे अपने पिता भाई के रास्ते नहीं चलना चाहता था। यहाँ अरकाला में जैसे वामाक्षी के कमरे तक प्रियांक के नाम पुकारने की गूंज आई हो। वो गूंज सुनते ही वामाक्षी कुछ बेचैन सी हो गई। वामाक्षी को यहाँ आए अभी पूरा एक दिन हो गया था, पर अभी तक उसकी माँ उससे मिलने नहीं आई थी। माँ उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा थी।
बचपन से ही पिता को खो देने से उसकी जिंदगी में अब बस उसकी माँ ही तो बची थी। ना माँ आई और ना ही उसकी प्यारी छोटी बहन दामनी, ना ही उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहनें ही आई थी। उसे लग रहा था जैसे उसके 2 दिन गायब रहने से उसका पूरा घर उसे भूल चुका था। अब लोग उसे बस हिकारत की नजर से देख रहे थे। अब अरकाला और घर के सभी लोगों के लिए वो उनकी प्यारी वामाक्षी नहीं, बस घर की इज्जत उछालने वाली वामाक्षी थी। ये सोचकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे और उस सफेद बिल्ली को कैदी की तरह उस कमरे में बंद कर दिया गया था। वामाक्षी कभी अपनी माँ को याद करती तो कभी हारून को, क्योंकि जब से वो लौट कर आई थी तब से अभी तक हारून उससे मिलने नहीं आया है। ये बात उसे अंदर तक खाए जा रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, हारून इतनी प्यार भरी बातें करता था कि मेरे बिना जी नहीं सकता, मुझसे अलग होकर मर जाएगा और भी पता नहीं क्या क्या, पर एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। हारून के बारे में सोचते सोचते वो जरा दुखी हो गई कि तभी बिल्ली ने उसको अपनी पीठ से सहलाना शुरू कर दिया, जैसे उसे याद दिला रही हो कि अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, अब हमारा मकसद बदल चुका है। बिल्ली के सहलाने से उसके मन में एक मजबूती आ गई और आंखों में चमक, और उसने लपक कर बिल्ली को गोद में उठा लिया और पुचकार कर उसे जूनम कहकर पुकारा। जूनम एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है जीवन। वामाक्षी बचपन से ही चित्रकला और भाषाओं को सीखने में बहुत आगे रहती थी, और खासकर उर्दू और फारसी, ये दोनों भाषाएं उसे बचपन से ही बहुत भाती थी। वामाक्षी के उसे जूनम बुलाते ही वो सफेद बिल्ली उसके पास एक बच्चे की तरह लिपट गई। अब शादी करना मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है, मेरा जो उद्देश्य है मैं अब उसी के लिए जीऊंगी या मरूंगी, वामाक्षी अच्छे से जानती थी। इधर जितना लोग वामाक्षी को लेकर बातें बना रहे थे, उतना ही सुरक्षा अधिकारी के छोटे पोते को लेकर भी बातें बन रही थी। कोई कहता कि उसने उन दोनों को एक साथ भागते हुए देखा है, तो कोई कहता कि हमने उन दोनों को गहने से भरा झोला ले जाते हुए भी देखा था। जिसको जहाँ जो अफवाह फैलाने का मौका मिलता, वहाँ पर अफवाह फैलाने में वो जरा भी चूक नहीं करता। पर सुरक्षा अधिकारी बड़े राठौर साहब न सिर्फ नाराज थे अपने छोटे पोते से, बल्कि वो उसे कड़ी से कड़ी सजा देना चाहते थे, क्योंकि प्रियांक ने उनकी सालों की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। वामाक्षी के घर वाले और प्रियांक के घर वालों का बस चलता तो वो लोग शायद एक दूसरे को जीते जी ही मार देते। प्रियांक के परिवार का हर आदमी सेना में था, यहाँ तक कि उसका बड़ा भाई मयंक भी। पर प्रियांक के ख्यालात अपने परिवार वालों से नहीं मिलते थे। उसे इस समाज के लिए, समाज के पिछड़े और सताए हुए लोगों के लिए कुछ करना था। इसलिए वो समय और मौका देखकर काली घाटी के बागी संघ का सदस्य बन गया। बागी संघ मनुष्यों के प्रति होने वाले अत्याचारों का कड़ा विरोध करता है, और खासकर औरतों के प्रति होने वाले अत्याचारों के खिलाफ है। इसलिए प्रियांक अरकाला में सबसे छुपते छुपाते वापस काली घाटी लौट गया। उसके मन में अब कोई शक नहीं था। वैसे भी जब आदमी किसी के प्यार में पड़ जाता है, सारे शक संदेह खत्म हो ही जाते हैं। इधर वामाक्षी को परिवार पर इस कदर लांछन लगाने के लिए क्या दंड दिया जाए, उसके लिए एक सभा बुलाई गई। दुर्गेश्वरी देवी, वामाक्षी के दादा इंद्रमणि और 5 कानून के सेवक बैठे हुए थे। बहुत देर तक विचार विमर्श चलता रहा। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वामाक्षी को क्या सजा दी जाए, क्योंकि सारे नियम राज्य के बाहर के लोगों के लिए थे। मंत्रियों और अधिकारियों के परिवार को क्या सजा दी जाए, इसका कोई नियम नहीं था। पर दुर्गेश्वरी देवी ने गंभीर आवाज में पूरी सभा को एक सलाह दी, जिससे पूरी सभा पूरी तरह सहमत हो गई। दुर्गेश्वरी देवी अपने राज्य में बड़े मसलों पर सलाह दिया करती थी, और दादा इंद्रमणि खुद उनकी बातों को बहुत ही संजीदा तरीके से लेते थे, 1% भी इधर उधर नहीं। दादा जानते थे कि अगर उनकी पत्नी ने कोई सलाह दी है तो परिवार की इज्जत के बारे में सोच कर ही दी होगी।
उस सभा में उपस्थित लोगों के अलावा और कोई नहीं जानता था कि वामाक्षी के साथ अब क्या होने वाला था। पर वो नीली आंखों वाली बिल्ली जूनम का वजन धीरे धीरे बढ़ने लगा था। जूनम के वजन बढ़ने से वामाक्षी सतर्क हो गई। वो समझ गई थी कि उसकी वो चालबाज दादी कोई ना कोई नई चाल लेकर फिर से आने वाली है। दादी को एक भी पल का चैन नहीं मिलेगा जब तक कि वो मुझे जान से न मार दे। वामाक्षी दरवाजे के ठीक सामने जूनम को अपनी गोद में लेकर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर डालकर बैठ गई, जैसे उसने होने वाली घटना भांप ली हो। वामाक्षी बैठी ही थी कि दरवाजा खोलकर उसके सामने 4 मजबूत दादी के भेजे हुए सेवक के रूप में गुंडे थे। वामाक्षी ने उन चारों को तिरछी नजरों से देखा और चुपचाप बैठी रही जब तक उन चारों ने उस बिल्ली को नहीं छुआ। बिल्ली को चारों मिलकर वामाक्षी की गोद से उठा रहे थे, पर चारों की ताकत मिलकर भी उस बिल्ली को उठाना नाकामयाब रहा। और जैसे ही एक आदमी ने वामाक्षी को छुआ, बिल्ली ने उसकी आंखों में यूं पंजा मारा कि उसकी आंखों से खून की धाराएं बहने लगी। ये दृश्य देखकर तीनों भागना चाहते थे, पर अगर वो वामाक्षी को बिना साथ लिए लौटते तो दुर्गेश्वरी देवी भी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती। उनके एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई की स्थिति थी। मौत दोनों तरफ पक्की थी और उनके बचने का एक ही उपाय था, और वो ये था कि वो वामाक्षी और उस बिल्ली को पकड़कर दुर्गेश्वरी देवी की बताई हुई जगह तक पहुंचा दे। हालांकि ये मुमकिन नहीं था। वामाक्षी ने बहुत गुस्से में आकर चिल्लाना शुरू कर दिया, कितनी बार समझाऊं तुम लोगों को, इस बिल्ली को हाथ नहीं लगाना है, इसमें मेरी जान बसती है, जान है मेरी ये। अभी तक सिर्फ बिल्ली उनके चेहरे पर पंजे मार रही थी, पर अब जैसे ही एक आदमी ने खंजर से उस बिल्ली पर वार करने की कोशिश की, वामाक्षी के धैर्य का बांध भी टूट गया। उसने अपने एक ही हाथ से उस हट्टे कट्टे आदमी को जमीन पर पटक दिया। वामाक्षी इतनी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी कि वो किसी को भी आसानी से उठाकर पटक सकती थी या फेंक सकती थी। उसका शरीर देखने में बहुत ही ज्यादा दुबला लग रहा था, पर जैसे ही वो पहलवान जैसे मर्दों को जमीन में फेंकती तो लोग उसको बहुत ज्यादा मजबूत समझते। जो खंजर वो बिल्ली पर घोंपने वाले थे, वही खंजर वामाक्षी ने उनकी छाती में घोंप दिया। उस आदमी के शरीर से खून की धारा बहने लगी। वो हर तरफ बस कोई सामान देख रहा था जिससे वो अपना खून का बहना रोक सके, पर अफसोस की वामाक्षी अब उसे किसी भी हालत में जिंदा छोड़ने की फिराक में नहीं थी। वामाक्षी को अब पूरे घर के लोगों पर गुस्सा आने लगा था कि आखिर सब लोग मिलकर उसकी जान क्यों ले रहे थे, और हर वक्त उसे बस अपनी दादी ही दिखाई देती थी, ना ही उसकी माँ, बहनें और ना सौतेली माँ और बहनें। वो किसी से भी कोई बात नहीं कर पा रही थी, किसी को भी अपनी खुद की 2 दिनों की कहानी नहीं सुना पा रही थी। वामाक्षी को ये सब सोचकर बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी। उसके परेशान और बेचैन होने से चारों ओर बहुत तेज हवाएं चलने लगी और बिल्लियों का रोना अपने चरम पर था। दोपहर की चिलचिलाती धूप में बिल्लियों का रोना किसी डरावने नाटक का सबसे भयानक दृश्य लग रहा था। दुर्गेश्वरी देवी अपने कमरे से ये भयानक दृश्य देख रही थी और वो समझ गई थी कि वामाक्षी अब किसी इंसान से उनके वश में नहीं आएगी। उन्हें मालूम हो गया था कि वामाक्षी को एक सामान्य आदमी काबू नहीं कर सकता। उसे काबू करने के लिए कोई उसके जितना ही ताकतवर होना चाहिए। दुर्गेश्वरी देवी अब अपनी सबसे बड़ी वाली चाल चलने जा रही थी। वो जानती थी कि ये चाल चलकर वो आराम से वामाक्षी नाम की मुसीबत से छुटकारा पा सकती है और उस तरह ये घर पहले की तरह ही इज्जतदार और बिना किसी अफवाह के होगा। इतना सब सोचकर उन्होंने तुरंत एक सेवक को बुलाया और गंभीर आवाज में आदेश दिया, जाओ मालवा की हुबा देवी को मेरा आमंत्रण दो, कहो मैंने याद किया है उन्हें, और जल्दी से जल्दी उन्हें लेकर वापस लौटना। कौन है हुबा देवी और क्या करने वाली है दुर्गेश्वरी देवी? दुर्गेश्वरी देवी आखिर इन्हें क्यों बुला रही हैं? ये खतरा नीली आंखों वाली जूनम ने तो भांप लिया था, पर और कोई इसका सच नहीं जानता था। और वामाक्षी ने ऐसा क्यों कहा कि उस बिल्ली में उसकी जान बसती है?
क्या सचमुच उस बिल्ली में वामाक्षी बसती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वामाक्षी और बिल्ली दोनों एक ही है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए द कैट गर्ल, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।